हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूपीएससी हिंदी में। हम लोग देख रहे हैं 108 दिन की सीरीज़ जिसमें हम लोग साइंस को कवर कर रहे हैं। तो पहला जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया है ये है फिज़िक्स। फिज़िक्स का आज का टॉपिक है हमारा मापन यंत्र एवं पैमाने। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि यदि महासागर में कोई चीज़ डूब जाती है तो विजिबिलिटी कम हो जाती है, वहाँ पे तो दिखेगी तो साफ साफ नहीं। अगर हम लोग कोई ऐसी चीज़ करें जिससे हम लोग रेडिएशन पैदा करें या वाइब्रेशन पैदा करें, और अगर वो चीज़ वहाँ से पास होकर, नदी से पास होकर उस पर्टिकुलर वस्तु पे पड़ेगी तो वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए हम लोग वेव्स का यूज़ करते हैं, और जो हमारा डिवाइस है इसको हम लोग कहते हैं सोनार। ठीक है, सोनार जो है इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म जो होता है ये होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसमें क्या होता है कि सोनार की सहायता से हम लोग डूबी हुई वस्तुओं के लिए उच्च आवृत्ति की जो साउंड वेव्स होती हैं उसको हम लोग भेजते हैं, तरंगों को भेजते हैं, और जब ये गहराई में जाती है और उस वस्तु से टकराती है तो प्रतिध्वनि के रूप में वापस लौट के आती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कि सोनार याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा नापी जाती है। तो वायु की गति यानी कि बहुत अत्यधिक अगर वेलोसिटी होती है विंड की तो उसको नापने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एनीमोमीटर। याद रखिएगा, एनीमोमीटर, एनीमोमीटर। बाकी सभी डिवाइस भी हम लोग वन बाय वन देख लेते हैं। तो यहाँ पे बैरोमीटर है, बैरोमीटर से हम लोग दाब को नापते हैं, जो एटमॉस्फेरिक दाब होता है उसको नापा जाता है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसके बाद आता है हाइड्रोमीटर, इससे हम लोग किसी जल का घनत्व नापते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो नापा जाता है। विंड वेन जो है, विंड वेन यहाँ पे ये विंड से रिलेटेड है, बट ये यहाँ पे विंड का स्पीड नहीं बताती है, डायरेक्शन बताती है। तो उसकी किस दिशा में जाने वाली है, वायु की क्या दिशा होने वाली है, इसको हम लोग विंड वेन से नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक, तो पहला ऑप्शन है हमारा एनीमोमीटर, वायु की चाल बताता है, ये सही है, अभी हमने देखा वायु की चाल बताता है यानी कि उसकी गति बताता है, एनीमोमीटर। इसके बाद आता है एमीटर, जो कि विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को नापता है, एमीटर। एमीटर, एमीटर की जगह अगर गैल्वेनोमीटर दिया हो तब भी सही है, तब भी सही ऑप्शन होगा। तो गैल्वेनोमीटर या फिर एमीटर दोनों ही करंट यानी कि विद्युत धारा को नापते हैं। थर्ड ऑप्शन है हमारा टैक्योमीटर, जो कि दाबांतर लिखा हुआ है यानी कि प्रेशर के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको नापने के काम आता है, ये ऑप्शन गलत है। और लास्ट ऑप्शन हमारा पायरोमीटर, जो कि उच्च तापमान यानी कि हाई टेम्परेचर नापने के काम आता है, ये भी सही है, पायरोमीटर। ठीक, यहाँ पे जो ये टैक्योमीटर है, यहाँ पे जो टैक्योमीटर है, अगर आपने कभी नई रोड बनते देखा है तो कुछ जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं या फिर वहाँ पे जो काम करने वाले वर्कर्स होते हैं वो एक डिवाइस लेके रखते हैं और रोड की तरफ देखते हैं। तो रोड का यहाँ पे क्या देखा जाता है, लेवल देखा जाता है, उसकी क्षैतिज दूरी मतलब कोई डिस्टेंस नापी जाती है, उसके बाद कितना एलिवेशन है, इस तरह की चीज़ें देखी जाती है, साथ ही कुछ डायरेक्शन से संबंधित चीज़ें देखी जाती है, किस तरह से रोड बनती है, इस तरह की चीज़ें। तो यहाँ से आप लोग को टैक्योमीटर याद रखना है। प्रेशर डिफरेंस यानी कि दाबांतर नापने के काम नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया पायरोमीटर जो है उच्च तापमान नापने के काम आता है। ठीक है, तो उच्च ताप नापने के काम आता है पायरोमीटर। अब यहाँ पे उच्च तापमान कहा जा रहा है, तो कितना उच्च तापमान, लगभग सूर्य आदि का जो तापमान होता है, मतलब बहुत अत्यधिक तापमान 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के जो तापमान होते हैं उसको नापने के लिए पायरोमीटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायर हीलियोमीटर, ये किससे नापने के काम आता है। तो यहाँ पे है सन स्पॉट को, हवा के ताप को, सोलर रेडिएशन को, पौधों के ताप को। तो यहाँ पे सोलर रेडिएशन को नापने के काम आता है पायर हीलियोमीटर। ठीक है, सूर्य के प्रकाश को नापने के लिए दो उपकरण का यूज किया जाता है, एक को कहा जाता है पायरेनोमीटर और दूसरा है पायर हीलियोमीटर। ठीक है, दोनों ही नाम आप लोग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है। याद रखिएगा, मैनोमीटर जो है ये प्रेशर नापने के काम आता है, पर प्रेशर यहाँ पे गैसों का प्रेशर, मतलब कि जो गैसेस हैं
उनका प्रेशर नापने के काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है वायु दाब, द्रवों का घनत्व, सतह पर तेल के दाब, ये सभी ऑप्शंस गलत हैं। गैसों का दाब नापने के लिए मैनोमीटर का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे एक और बात आपको याद रखनी है, गैसों का दाब तो लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर इसके अलावा यहाँ पे द्रव्य का दाब लिखा हो, यानी कि गैस प्लस लिक्विड दोनों के ही दाब को मेजर करने के लिए मैनोमीटर का यूज़ किया जाता है। या तो गैस लिखा होगा क्वेश्चन में, या तो लिक्विड लिखा होगा, या फिर फ्लूइड लिखा होगा। ठीक, तो फ्लूइड का मतलब क्या होता है, गैस और लिक्विड दोनों ही आते हैं फ्लूइड्स में। यहाँ पे मैनोमीटर जो है वो इसको नापने के काम आता है, प्रेशर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे कुछ उपकरण दिए हुए हैं और मापन की गई राशि दी हुई है। ठीक है, तो पहला है एम मीटर, दूसरा है हाइग्रोमीटर, और यहाँ पे दिया हुआ है दाब और भार। नेक्स्ट ऑप्शन है स्प्रिंग तुला, जिसको स्प्रिंग बैलेंस कहा जाता है। उसके बाद आता है बैरोमीटर। ठीक है, तो एम मीटर जो है ये धारा नापने के काम आता है, यानी कि करंट नापने के काम आता है, करंट नापने के काम आता है। यहाँ पे स्प्रिंग तुला जो है, स्प्रिंग बैलेंस आपने देखा होगा, एक स्प्रिंग लगा रहता है, उसके साथ एक हुक बना रहता है, और उसमें कोई भी चीज़ अगर टांग दी जाती है तो वो उसका भार बताता है। ठीक है, स्प्रिंग से बैलेंस करके। तो यहाँ पे स्प्रिंग तुला जो है वो भार नापने के काम आता है। बैरोमीटर जो है ये दाब नापने के काम आता है, प्रेशर नापने के। और हाइग्रोमीटर जो लिखा हुआ है ये यहाँ पे आपको सापेक्ष आर्द्रता बताता है, यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। पहला है ओडोमीटर, ये वाहनों के पहियों के द्वारा तय की गई दूरी नापने के काम आता है, ओडोमीटर। इसके बाद आता है ओंडोमीटर, जो कि विद्युत चुंबकीय जो तरंगे होती हैं इसकी आवृत्ति नापने के काम आता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं इसकी फ्रीक्वेंसी नापने के काम आता है। नेक्स्ट है ऑडियोमीटर, जो कि ध्वनि तीव्रता मापन का यंत्र है, ध्वनि तीव्रता नापता है। साउंड इंटेंसिटी नापने के काम आता है ऑडियोमीटर। ठीक है, नाम में ही लिखा हुआ है ऑडियो। ठीक, और लास्ट ऑप्शन हमारा एम मीटर जो है ये विद्युत शक्ति मापन यंत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे विद्युत शक्ति मापन यंत्र नहीं है, ये नापता है धारा को, विद्युत धारा को, यानी कि करंट को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लास्ट ऑप्शन जो है हमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। लास्ट ऑप्शन हमारा सुमेलित नहीं है। ठीक, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। बाकी सभी आप लोग याद कर सकते हैं, ओडोमीटर, ऑन्डोमीटर क्या होता है, ऑडियोमीटर क्या होता है। इसके बाद आता है वायुमंडलीय दाब को मापने के यंत्र में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये बैरोमीटर से नापा जाता है, बैरोमीटर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है। वायु की आर्द्रता मतलब कि जो हमारा एयर की ह्यूमिडिटी होगी, ठीक है, ह्यूमिडिटी नापने के काम आता है। ये हमने अभी पढ़ा है, हाइग्रोमीटर कहा जाता है इसको, हाइग्रोमीटर। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, हाइग्रोमीटर अलग है, हाइड्रोमीटर अलग है। ठीक है, तो हाइग्रोमीटर जो होता है ये ह्यूमिडिटी नापने के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिंगलमैन स्केल जो है इसका प्रयोग किस निम्नलिखित में से घनत्व मापन के काम आता है, किसका घनत्व नापता है ये। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा धुआं नापने के लिए काम में आता है रिंगलमैन स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सूची 1 दिया हुआ है और सूची 2 दिया हुआ है, हमें सही सुमेलित करना है। पहला है स्टेथोस्कोप, दूसरा है स्फिग्मो मैनोमीटर, यहाँ पे स्फिग्नो लिखा है, इसको कहेंगे स्फिग्मो मैनोमीटर। थर्ड ऑप्शन है हमारा केरेटोमीटर, और लास्ट ऑप्शन है हमारा लक्स मीटर। ठीक है, तो स्टेथोस्कोप डॉक्टर्स के पास रहता है हमेशा, आप लोगों ने देखा होगा, हृदय की ध्वनि सुनने के काम आता है, सुनने के काम आता है। इसके बाद स्फिग्मा मैनोमीटर जो है ये भी आपने डॉक्टर्स के पास ही देखा होगा, ये बीपी नापने के काम आता है, तो रक्तचाप मापने के काम आता है ये। इसमें इंग्लिश में भी आप लोग देख सकते हैं स्फिग्मो मैनोमीटर। ठीक, इंग्लिश में अगर लिखा हो, ये जो है ये बीपी नापने के काम आता है। नेक्स्ट है कैरेटोमीटर, तो यहाँ पे कैरेट से संबंधित है, तो ये सोने की शुद्धता यानी कि उसका जो कैरेट होता है सही, उसको मापने के काम आता है। और लास्ट ऑप्शन हमारा लक्स मीटर, तो ये प्रकाश की तीव्रता मापने के काम आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता, मतलब नेगेटिव वैल्यू नहीं आती? उसको भी ना। पहला ऑप्शन है यहाँ पे डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, थर्ड ऑप्शन है हमारा केल्विन। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर डिग्री सेल्सियस का उससे हम लोगों को केल्विन में कन्वर्ट करना रहता है तो हम लोग +273 करते हैं, +273 ये वैल्यू की जाती है। अभी यहाँ पे ये नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकता है क्योंकि 0 केल्विन यानी कि -273 पॉइंट में भी होता है 0.15 डिग्री सेल्सियस जो है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो इतना तापमान जो है वो रीच नहीं कर पाता है। ये एक लॉ भी है थर्मोडायनेमिक्स का। यहाँ पे बस आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि 0 केल्विन कभी भी कोई भी सब्सटेंस जो है वो अटेन नहीं कर पाता है। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? ठीक, तो सबसे पहले है थर्मो रेजिस्टर, जो कि इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर है। थर्मो रेजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर है, एक ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सभी ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है संधारित्र, कैपेसिटर, ये थर्मोमीटर नहीं होता है। कैपेसिटर एक डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। इसके बाद आता है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये एक डिस्टकारी यानी कि रेक्टिफायर नहीं होता है, ये भी ऑप्शन गलत है। जंक्शन डायोड जो है ये आवर्धक नहीं होता है, मैग्नीफायर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए लक्स मीटर का यूज किया जाता है, लक्स मीटर। रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो यहाँ पे रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए यूज किया जाता है, रडार का यूज किया जाता है। रडार की फुल फॉर्म भी आप लोग देख सकते हैं, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, जिसमें रेडियो वेव्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है भूकंप की तीव्रता का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये रिक्टर पैमाने यानी कि रिक्टर स्केल के द्वारा किया जाता है। बाकी यहाँ पे केल्विन पैमाना जो है वो केल्विन जो है टेम्परेचर के लिए यूज़ किया जाता है। डेसिबल जो है वो नॉइस या फिर साउंड के लिए यूज़ किया जाता है। पास्कल जो है वो प्रेशर का यूनिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सभी यूनिट्स हैं, केल्विन, पास्कल, डेसिबल और रिक्टर जो है वो भूकंप की तीव्रता मापन के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे ध्यान ये देना है कि रिक्टर स्केल जो है ये एक लॉगरिथमिक स्केल है। ठीक है, लॉगरिथमिक स्केल का मतलब क्या होता है? लॉग के फॉर्म में इसकी जो वैल्यू होती है वो चेंज होती है। जैसे कि अगर रिक्टर स्केल पे 1 आया है और ये 1 से 9 तक होता है, पहले तो ये याद रखिए, और 1 आया है और उसके बाद नेक्स्ट 2 आया है, तो 1 से 2 के बीच में 10 गुने का फ़र्क होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है वो 10 गुना आयाम जो है वो बताती है, या फिर उसके अनुपात में ये बढ़ता जाता है। ठीक है, तो 1 2 3 इस तरह से 10 गुना जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही एक और चीज़ याद रखनी है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए यदि ऑप्शन में दिया हो मर्कली स्केल, ठीक है, तो मर्कली स्केल जो है ये भी इसी की तीव्रता नापने के काम आता है। और मैग्नीट्यूड, परिमाण जो है वो नापने के काम आता है सिस्मोग्राफ। तो अगर ऑप्शन में दिया हुआ है रिक्टर स्केल, मर्करी स्केल और साथ ही सिस्मोग्राफ, तो ये तीनों ही ऑप्शन जो है ये भूकंप से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भूकंप मापी यंत्र है? तो यहाँ पे हमने पढ़ा है अभी, सिस्मोग्राफ जो है ये भूकंप से संबंधित है और इसका मैग्नीट्यूड नापने के काम आता है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ पे भूकंप दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, विद्युत धारा, प्रतिरोध, और इसका कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं जैसे कि एमीटर, सिस्मोग्राफ, अल्टीमीटर और ओम। तो ओम जो है ये यूनिट होती है, किसकी यूनिट होती है? प्रतिरोध की, यानी कि रेजिस्टेंस की यूनिट होती है। भूकंप जो है वो सिस्मोग्राफ के द्वारा नापा जाता है। ऊंचाई जो है ये अल्टीमीटर के द्वारा नापी जाती है, अल्टीमीटर के द्वारा नापी जाती है। ऑल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई। इसके साथ ही विद्युत धारा जो है, करंट जो है वो एमीटर के द्वारा नापा जाता है। नेक्स्ट है फिर से मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन, जिसमें सूची 1 में दिया हुआ है एनीमोमीटर, सिस्मोग्राफ, बैरोग्राफ, हाइग्रोमीटर। सूची 2 में दिया हुआ है भूकंप, वायुमंडलीय दाब, वायु वेग, आर्द्रता। तो मैंने आपको बताया हाइग्रोमीटर जो होता है ये आर्द्रता नापने के काम आता है, तो ये ह्यूमिडिटी नापने के लिए
हाइग्रोमीटर का यूज़ किया जाता है। इसके साथ ही हम लोगों ने देखा सिस्मोग्राफ जो है ये भूकंप नापने के काम आता है। तो जो भी ऑप्शन आप लोगों को पहले आते हैं पहले आप वो मैच कर लीजिए। इसके साथ ही आता है बैरोग्राफ या फिर बैरोमीटर जो है ये वायुमंडलीय दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के काम आता है। अब बचा हुआ जो है एनीमोमीटर जो है ये वायु वेग या फिर वायु की गति स्पीड ऑफ विंड नापने के काम आता है एनीमोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहला है मैनोमीटर जो कि दाब नापने के काम आता है, ये सही है। इसके बाद है कार्ब्यूरेटर जिसको कार्बोरेटर कहा जाता है इंग्लिश में, ये एक आंतरिक दहन इंजन में यूज़ किया जाता है यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन जो होता है उसमें कार्बोरेटर यूज़ किया जाता है जो कि स्पार्क प्रोड्यूस करता है और जिसकी वजह से जो फ्यूल होता है, जो पेट्रोल यूज़ किया जाता है वो जलता है। ठीक है, तो इस तरह से गाड़ी जो है वो चलती है। तो यहाँ पे कार्बोरेटर जो है ये आंतरिक दहन इंजन में काम आता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है कार्डियोग्राम जो है वो हृदय गति नापने के काम आता है। और नेक्स्ट हमारा है सिस्मोमीटर जो है ये पृष्ठ तल की वक्रता नापने के काम आता है, ये गलत है। सिस्मोमीटर जो है ये जैसे सिस्मोग्राफ बनाता है और ये अर्थक्वेक यानी कि भूकंप नापने के काम आता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। रेडियो एक्टिविटी मापने के लिए कौन से डिवाइस का यूज़ किया जाता है। तो हाइड्रोमीटर जो है ये नहीं यूज़ किया जाता है, सिस्मोमीटर भी नहीं यूज़ किया जाता है, एमीटर भी नहीं किया जाता है। जैसे यहाँ पे गाइगर काउंटर लिखा हुआ है या फिर इसको गीगर मूलर काउंटर कहा जाता है। ठीक है, तो गीगर मूलर काउंटर जो है या फिर गाइगर मूलर काउंटर जो है यहाँ पे इंग्लिश की स्पेलिंग और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, ये रेडियो एक्टिविटी मापने के काम आता है। ठीक है, तो इस डिवाइस के द्वारा नाभिकीय विकिरण के उत्सर्जन को नापा जाता है यानी कि जो न्यूक्लियर रेडिएशंस निकल रही होती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट से उसको नापने के काम आता है गाइगर मूलर काउंटर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फोनोमीटर है ये किसी भी साउंड की इंटेंसिटी और उसकी फ्रीक्वेंसी नापने के, किसी साउंड वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी नापने के काम आता है। और ये सभी ऑप्शंस जो हैं ये ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं यहाँ पे। फोनोमीटर का संबंध जो है वो साउंड की यानी कि ध्वनि की जो इंटेंसिटी होती है, ध्वनि की तीव्रता होती है, आवृत्ति होती है, इसको मापने के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। तो इसको लाई डिटेक्टर कहा जाता है और लाई डिटेक्टर टेस्ट किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, लाई डिटेक्टर पॉलीग्राफ के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है पॉलीग्राफ। नेक्स्ट और भी ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे पॉलीग्राफ जो है ये तो एक लाई डिटेक्टर डिवाइस है। इसके साथ पायरोमीटर हमने पढ़ा है, उच्च तापमान हाई टेम्परेचर मापने के काम आता है। गायरोस्कोप जो है इम्पॉर्टेंट है, गायरोस्कोप घूमती हुई वस्तुओं की गति नापने के काम आता है। ठीक है, तो कोई भी वस्तु अगर घूम रही है तो उसकी जो गति है उसको हम लोग गायरोस्कोप के माध्यम से नाप सकते हैं। इसके बाद आता है काइनोग्राफ जो कि रक्तचाप, हृदय की धड़कन आदि मापने के काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे उसी चीज़ को हम लोग पीडीएफ के फॉर्म में देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एल्टीमीटर जो है वो अल्टीट्यूड नापने के काम आता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट यानी कि ऑल्टीट्यूड यानी कि हाइट जो है वो नापने के काम आता है। तो यदि एरोप्लेन जो है वो कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है तो इसको नापने के लिए एल्टीमीटर लगा होता है उसमें। एम मीटर जो है वो विद्युत धारा को नापने के काम आता है। उसके बाद आता है एनीमोमीटर। यहाँ पे ये सभी इंग्लिश में पीडीएफ आपको दिए गए हैं पर एक्सप्लेनेशन पूरा हिंदी में ही करवाया जा रहा है, इसलिए आराम से बस सुन के काम करिए, आप लोग परेशान मत होइए इसमें। इसके बाद आता है एनीमोमीटर जो कि वायु की जो गति होती है और उसका जो दाब होता है इसको नापने के काम आता है एनीमोमीटर। याद रखिएगा एनीमोमीटर और एम मीटर में फ़र्क है, दोनों को ही आपको डिफ्रेंशिएट करके चलना है। एम मीटर जो है वो विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट मेजर करता है और साथ ही एनीमोमीटर जो है वो विंड की स्पीड और प्रेशर मेजर करता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट है हमारा एटमोमीटर जो कि वाटर का इवापोरेशन रेट क्या होता है इसको मेजर करता है। जल का जो वाष्पीकरण होता है उसका जो कितना दर है इसको नापने के लिए एटमोमीटर का यूज़ किया जाता है। इसके बाद आता है बैरोग्राफ जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायुमंडलीय दाब जो है वो मेजर करता है। बैरोग्राफ ग्राफ के फॉर्म में करता है और बैरोमीटर जो है वो डिवाइस होता है जो कि ये ग्राफ बनाता है। ठीक है, तो बैरोमीटर बैरोग्राफ दोनों आप लोग याद कर सकते हैं। इसके बाद आता है बोलोमीटर जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होती हैं इनका जो पावर होता है इसको मेजर करता है। ठीक है, इसकी पावर जो है उसको मेजर करता है, किसके द्वारा मेजर करता है, तो जितना इनका हीटिंग कैपेसिटी होता है उसके द्वारा मेजर किया जाता है। बोलोमीटर आप लोग देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
वेव्स से रिलेटेड है, EM वेव्स, ठीक है। इसके बाद आता है कैलिपर, जो कि दो अपोजिट साइड्स, दो जो डिस्टेंस होती है इसके बीच के जो डिस्टेंस होती है इसको नापने के काम आता है, ठीक है। 2 पॉइंट समझ लीजिए, 2 पॉइंट्स के बीच की जो दूरी होती है इसको नापने के काम आता है। जैसे हमने अगर आपने एक्सपेरिमेंट कभी किया होगा तो आपने देखा होगा वर्नियर कैलिपर नाम का एक डिवाइस होता है। तो वर्नियर कैलिपर किसके काम आता है? एक डिस्टेंस, एक लेंथ मेजर करने, लंबाई जो होती है उसको मेजर करने के काम आता है। तो इस तरह से आप लोग कैलिपर इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है कार्डियोग्राफ, इम्पॉर्टेंट है, नाम सुना होगा। कार्डियो जो है कोई भी चीज़ जो हार्ट से संबंधित होती है, हृदय से संबंधित होती है, उसको कार्डियो कहते हैं। तो हृदय की जो मूवमेंट है, जो चाल होती है, उसको नापने के लिए एक ग्राफ बनाया जाता है जिसको कार्डियोग्राफ कहा जाता है। नेक्स्ट है क्रायोमीटर, जो कि अत्यधिक कम तापमान नापने के काम आता है, ठीक है। हमने पढ़ा था पायरोमीटर जो है वो अत्यधिक उच्च तापमान जो है उसको नापता है, और क्रायोमीटर जो है, क्रायोमीटर ये हम लोग लो टेम्परेचर नापने के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन जो होता है, इसमें जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनको एक गति प्रदान की जाती है, और इस गति प्रदान करने की वजह से ये कुछ इस तरह से स्पाइरल पाथ पे घूमना शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसको कहा जाता है साइक्लोट्रॉन, जो कि पार्टिकल्स को क्या करता है? एक्सेलरेट कर देता है, और ये कुछ तरह से घुमावदार तरीके से घूमना शुरू कर देते हैं। इसको कहा जाता है साइक्लोट्रॉन। इसके बाद आता है क्रेस्कोग्राफ, जो कि प्लांट्स की ग्रोथ मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे ये जो क्रेस्कोग्राफ है इसकी खोज जगदीश चंद्र बसु के द्वारा की गई थी, जो कि इंडियन साइंटिस्ट हैं, और पौधों की किस तरह से वृद्धि हो रही है इसको नापने के काम आता है क्रेस्कोग्राफ। इसके बाद आता है डायनेमो। डायनेमो जो है ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही टॉपिक्स आप लोगों को इस पीडीएफ में प्रोवाइड किया जा रहा है। ये पीडीएफ जो है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो जो भी आप लोगों को इम्पॉर्टेंट लगता है आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। बट जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं या फिर जो पूछे जाने की चांसेस लगते हैं, बस उतने ही टॉपिक्स आप लोगों को इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक्स वो कवर करवाए जा रहे हैं। इसके बाद जो बाकी बचे हुए टॉपिक्स हैं वो भी आप लोग जब आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी तो आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, जिसको EEG कहा जाता है। ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ जो होती हैं ब्रेन से संबंधित उसको नापने के काम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है फैथोमीटर। फैथोमीटर जो होता है ये किसी भी नदी की गहराई नापने के काम आता है। नेक्स्ट है लेक्टोमीटर, जो कि दूध की शुद्धता नापने के काम आता है। इसके बाद आता है लक्स मीटर, ये अभी हमने पढ़ा। लक्स मीटर जो है ये लाइट की ब्राइटनेस नापने के काम आता है। नेक्स्ट है मैनोमीटर, ये मैंने आपको बताया था, प्रेशर यानी कि दाब नापने के काम आता है, और लिक्विड और गैस के जो दाब होते हैं उसको नापने के काम आता है मैनोमीटर। नेक्स्ट है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन को ही माइक कहा जाता है, माइक। और ये क्या करता है? जो ध्वनि तरंगे होती हैं इनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदलता है, ठीक है। तो साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है माइक या फिर माइक्रोफोन। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे देख लेते हैं हम लोग। पहले तो हम लोग पढ़ेंगे मास यानी कि द्रव्यमान, उसके बाद किसी चीज़ का मोशन क्या होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बल देखेंगे, फोर्स, फिर एक्सेलरेशन देखेंगे, मोमेंटम देखेंगे, साथ ही इसके साथ ही आएगा वर्क, पावर और एनर्जी, ठीक है। तो कार्य, शक्ति और ऊर्जा के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ये सभी क्या है? मैकेनिक्स में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा भार और द्रव्यमान में क्या फ़र्क होता है। तो यहाँ पे किसी चीज़ का जो मास होता है वही द्रव्यमान होता है, यानी कि अमाउंट ऑफ मैटर जो होता है उसमें जो उसका m होता है, और m के साथ यदि हम g मिला देते हैं यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिला दिया जाता है, प्रोडक्ट कर दिया जाता है, तो उसके बाद बनता है भार, ठीक है। तो ये m के साथ g आ जाता है और इसमें सिर्फ m रहता है। m के साथ g आने के कारण, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आने के कारण क्या होता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है, सदिश राशि बन जाती है। और इसके साथ ही यहाँ पे अगर हम लोग द्रव्यमान की बात करें तो ये अदिश राशि है। साथ ही देख सकते हैं यहाँ पे m के साथ g है, तो g की वैल्यू क्या होती है? बदलती रहती है। और इसी के साथ ही जो हमारा भार है ये भी जगह के साथ
जिस तरह की स्थिति है उसके साथ बदलता रहता है, पर मास जो होता है क्या होता है, वो कांस्टेंट रहता है। इसकी जो यूनिट होती है ये न्यूटन होती है, और मास की जो यूनिट होती है ये हम लोग ग्राम ले सकते हैं, किलोग्राम ले सकते हैं, मिलीग्राम ले सकते हैं, सब और जो अन्य यूनिट्स होती हैं मास की वो ली जा सकती है, पर यहाँ पे क्या होता है, न्यूटन लिया जाता है। ठीक है, इसको समझते हैं हम लोग। यदि कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान जो है यह है 10 kg, ठीक है, 10 kg है, तो इसका जो भार होगा वो होगा 10 kg मल्टीप्लाइड बाय जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है, यानी कि 9.8, तो ये हो जाएगा आपका 98 न्यूटन। ठीक है, तो यही होता है द्रव्यमान, और ये हो गया इसका भार। भार बदलता कैसे है, तो यदि द्रव्यमान जो इसके साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यदि इसकी वैल्यू बदल जाती है, जैसे कि अगर हम लोग पृथ्वी की सतह पर हैं तो हम लोग g ले रहे हैं, अगर हम लोग चांद की सतह पे चले जाते हैं तो g/6 हो जाता है वहाँ पे वैल्यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके साथ अभी 98/6 हो जाएगा भार। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है। इसी तरह से हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोग इक्वेटर पे रहते हैं, इक्वेटर से जैसे ही हम लोग पोल्स पे जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाता है, जी की वैल्यू कम हो जाती है। उसके बाद जैसे हम लोग नॉर्थ पोल पे जाएं या फिर साउथ पोल पे जाएं, जी की वैल्यू कम हो जाएगी, तो भार परिवर्तित हो जाएगा, पर क्या होता है, द्रव्यमान जो होता है वो कॉन्स्टेंट रहता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ये है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दूरी जो होती है और विस्थापन क्या होता है, ये इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सपोज ये ए से बी तक का 2 पॉइंट है और इसके बीच की जो दूरी है वो हम लोग देख सकते हैं। ठीक, दूरी कैसे हो सकती है, अगर हम लोग इस रास्ते से जाते हैं तो यहाँ पे दूसरी डिस्टेंस होगी, इस रास्ते से जाएंगे तो दूसरी डिस्टेंस होगी, पर अगर हम लोग विस्थापन की बात करते हैं तो विस्थापन क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस कितना लिया जा सकता है ए से बी तक जाने के लिए, ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक, जिसको हम लोग विस्थापन कहते हैं। अभी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और यहाँ पे जो दूरी होती है ये अदिश राशि है, यानी कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और विस्थापन क्या होता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, एक मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ ही कुछ इनकी दिशा भी होती है, डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, एक और बात यहाँ पे आपको याद रखनी है, यदि कोई पॉइंट जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और घूम के वापस से यहीं आ जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, वापस लौट के भी इसी पॉइंट पे आ जाता है, तो इस टाइम पे क्या होती है, जो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो ए से चला और वापस लौट के ए पर ही आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इसका जो दूरी होगा वो क्या होगा, तो ये जितना डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है, ये पूरा सर्कल जैसा जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है इसने, ये सभी इसकी क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ये समझ सकते हैं हम लोग कि ए पॉइंट जहाँ से शुरू हुआ और बी पॉइंट, इसके बीच का जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग विस्थापन या फिर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और यदि ए पॉइंट वापस लौट के अगर मतलब इनिशियल पॉइंट और वापस लौट के फाइनल पॉइंट एक ही बन जाते हैं, तो वहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ एक्सप्लेनेशन में सब वही सारी चीज़ें लिखी हुई है, तो यदि आप लोग पढ़ना चाहेंगे तो PDF आपको मिल जाएगा, बट यहाँ पे जो मैं समझा रही हूँ यही एक्सप्लेनेशन है इस चीज़ का। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये है स्पीड और वेलोसिटी। तो स्पीड यानी कि चाल, और वेलोसिटी जो होती है वो होती है वेग। यहाँ पे स्पीड जो होता है वो जैसे कि हमने देखा कि दूरी और समय, तो डिस्टेंस अपॉन में जो टाइम होता है ये हमारा कहलाता है चाल। ठीक है, और जिस तरह से डिस्टेंस जो होती है वो एक तरह से स्केलर क्वांटिटी होती है, उसी तरह से स्पीड जो हो जाएगी वो भी स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी, और यहाँ पे इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड हो जाएगी। और अगर हम लोग वेग की बात करते हैं यानी कि वेलोसिटी, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस की जगह पे आ जाता है विस्थापन अपॉन पे समय, यानी कि हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, और इसकी जो यूनिट होती है ये भी होती है मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, यानी कि एक सदिश राशि। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन, जिसको त्वरण कहा जाता है हिंदी में। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ठीक है, तो जिस तरह से हमारी वेलोसिटी जो होती है वो बढ़ रही होती है, जैसे सपोज ये एक पॉइंट है ए पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट है बी, यहाँ पे जो हमारी वेलोसिटी थी, जो वेग था, वो ध्यान दीजिएगा वेलोसिटी की बात हो रही है, चाल की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे जो हमारी वेलोसिटी थी वो थी कुछ v1 जो कि थी 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अभी बी पॉइंट पे हैं और यहाँ पे जो हमारी वेलोसिटी है वो है लगभग 5 मीटर पर सेकेंड।
ठीक। और इन ए से बी तक जाने में कितना समय लगा, सपोज मान लीजिए कि 3 सेकंड लगा, ठीक। तो 3 सेकंड का समय लगा। अभी क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो बढ़ गई है और हमें बताना है एक्सेलरेशन, त्वरण बताना है, तो पहले हमें निकालना पड़ेगा कितनी चेंज हुई है वेलोसिटी। तो 2 से 5 हुई है, तो 5 - 2 हमारा 3 हो जाएगा। और समय कितना लगा, 3 सेकंड लगा, तो हमारा एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, ठीक है। तो फॉर्मूला हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, जो फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी रही है, फाइनल वेलोसिटी, और इससे हम लोग माइनस करेंगे इनिशियल वेलोसिटी को, जो पहले पॉइंट पे वेलोसिटी थी, और डिवाइडेड बाय करेंगे हम लोग जो टोटल समय था। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो यहाँ पे न्यूटन के जो गति विषयक नियम है ये यांत्रिकी में यूज़ किए जाते हैं, और यही बेसिक प्रिंसिपल है पूरी यांत्रिकी में, जितने भी फॉर्मूले यूज़ किए जाते हैं, लॉज यूज़ किए जाते हैं उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए ये फाउंडेशन की तरह काम करता है, और इसमें हम लोग 3 नियमों के बारे में पढ़ेंगे। पहला नियम जो है ये है न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, प्रथम नियम। इसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। यहाँ पे हमें एक नया टर्म समझना पड़ेगा जिसका नाम है जड़त्व, जिसको इंग्लिश में इनर्शिया कहा जाता है। इनर्शिया का अर्थ ये होता है कि यदि कोई वस्तु किसी भी स्थिति में होती है वो उसी स्थिति में रहना चाहती है। जैसे कि इसमें इनर्शिया जो होता है 2 तरह का होता है, एक रेस्ट का होता है, यदि कोई वस्तु रेस्ट पोजीशन पे है तो वो रेस्ट की पोजीशन पे ही रहना चाहेगी, और यदि कोई वस्तु मोशन में है यानी कि चल रही है तो वो चलते ही रहना चाहेगी किसी स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो यहाँ पे 2 तरह का होता है, एक स्टेट ऑफ रेस्ट होता है, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक। ये तब तक नहीं रुकती है जब तक कोई बाहरी फोर्स यानी कि बाहरी बल जो है, फ्रिक्शन हम लोग समझ सकते हैं कि जब तक फ्रिक्शन ना लगे उस पर तब तक वो वस्तु क्या होगी, रुकेगी नहीं। और यदि कोई रुकी हुई वस्तु है तो वो स्वतः चलने नहीं लगेगी, उसमें भी हमें उसमें एक एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अप्लाई करना होगा। तो न्यूटन का जो पहला नियम है वो कुछ यही स्थिति बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रुकी हुई स्थिति में है तो उसको चलाने के लिए कोई फोर्स लगाना पड़ेगा, और यदि कोई वस्तु जो है वो चल रही है, एक यूनिफॉर्म स्पीड में चल रही है, यूनिफॉर्म मोशन कर रही है किसी स्ट्रेट लाइन में, तो उसको भी रोकने के लिए हमें एक फोर्स लगाना पड़ेगा, एक बल लगाना पड़ेगा। इसी को कहा जाता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये तो स्टेटमेंट था, इसके साथ ही कुछ फॉर्मूले भी होते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के, उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो बस सिंपल फार्मूला आप देख सकते हैं यहाँ पे, v अगर 0 हो जाएगा यानी कि वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो उसके साथ ही इसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, ठीक। तो यदि कोई चीज़ की जो गति है वो 0 है, नहीं चल रही है, रुकी हुई वस्तु है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी, उसका त्वरण भी 0 हो जाएगा, इसके साथ ही जो उस पर बल लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, वो भी 0 हो जाएगा तब तक जब तक वो रुकी हुई है। अगर इसको चलाना है तो इसके लिए हमें बल की वैल्यू क्या है, 0 से बढ़ानी पड़ेगी, और उसके बाद जो वस्तु रुकी हुई थी उसको एक गति मिल जाएगी। यही एक पर्टिकुलर इसका जो पूरा प्रोसेस होता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का, वो यही कहता है, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, इनर्शिया ऑफ रेस्ट जो हमने पढ़ा था, इसका एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, और इनर्शिया ऑफ मोशन, इसके साथ ही एक और इनर्शिया है, इसको भी हम लोग समझ लेंगे, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहा जाता है इसको, ठीक है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, फिर से मैं आपको समझा रही हूँ। यदि कोई ट्रेन है या फिर कोई भी व्हीकल, कार ले सकते हैं, ट्रेन ले सकते हैं, कुछ भी, तो यहाँ पे यदि ये रुकी हुई स्थिति में रहता है और रुकी हुई स्थिति से सडनली ये स्टार्ट होता है, तो हम लोगों का क्या होता है कि ट्रेन रुकी हुई थी, इसके साथ ही जो हम लोगों का बॉडी है, इसके साथ ही ये क्या हुआ था, रुकी हुई स्थिति में था। यदि ये तुरंत से मोशन लेता है तो हमारी जो स्थिति रुकी हुई है, हम लोग रुकी हुई स्थिति में ही रहना चाहते हैं, इसी को इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहा जाता है। इस कारण से क्या होता है कि ट्रेन की मोशन के साथ साथ हमारे पैर का मोशन होता है, बट हमारी जो बॉडी होती है वो पीछे की तरफ जाती है क्योंकि वो रुकी हुई स्थिति में थी, ठीक है। तो यहाँ पे एक बैकवर्ड फोर्स लगता है, इसी को हम लोग कहते हैं, हम लोग इनर्शिया ऑफ रेस्ट से समझ सकते हैं। इसी तरह से अगर ट्रेन जो है वो चल रही है, चलते चलते यदि अचानक से रुक जाती है तो हमारी बॉडी क्या होती है,
इसको भी तुरंत से रुकना पड़ता है। तो उस स्थिति में क्या होता है, हमारी बॉडी जो होती है वो आगे की तरफ बेंड करती है। इसको क्या कहा जाएगा, इनर्शिया ऑफ मोशन समझा जाएगा। और यदि कोई बस जो है अगर अचानक से घुमावदार टर्न लेती है तो उसके साथ ही हमारा जो बॉडी होता है वो पहले जिस दिशा में चल रहा होता है उसी दिशा में रहता है, और जब टर्न आता है तो हमारी बॉडी क्या होती है, उसके ऑपोजिट दिशा में क्या होती है, मूव करती है। ये सभी क्या है, ये सब इनर्शिया का ही एग्जाम्पल है। तो यदि आप समझते हैं इसको इनर्शिया ऑफ रेस्ट के माध्यम से, मोशन के माध्यम से, या फिर डायरेक्शन या फिर दिशा के माध्यम से समझ सकते हैं, तो ये सभी चीज़ें हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में देखते हैं। ठीक है, तो यही है हमारा विराम अवस्था का जड़त्व, ये है हमारा गति अवस्था का जड़त्व, ये भी हम लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देखते हैं तो इसमें दो चीज़ें आती हैं। एक होता है बल, जिसको हम लोग फोर्स कहते हैं, और दूसरा है संवेग यानी कि मोमेंटम। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो संवेग परिवर्तन की जो दर होती है वो लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है, मतलब उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक, तो बल का अगर फॉर्मूला हम लोग देखें तो यहाँ पे संवेग परिवर्तन, जिसको हम लोग कहेंगे चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम जो है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। इसके साथ ही इसमें एक और फॉर्मूला होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास यानी कि जो द्रव्यमान है, और इसके साथ ही मल्टीप्लाइड बाय त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन। ठीक है, तो F इज इक्वल्स टू ma, ये भी आप लोग याद कर सकते हैं। इसके साथ ही F इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम dp बाई dt, ये करके आप लोग याद कर सकते हैं। यहाँ पे p क्या है, मोमेंटम है, संवेग है। बस ये दोनों ही फॉर्मूले आप लोगों को याद करने हैं, ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में आता है। इसके साथ ही यहाँ पे जो यूनिट होती है फोर्स की, वो होती है न्यूटन। ठीक, तो यहाँ पे जो SI यूनिट है वो न्यूटन है। इसके बाद CGS यूनिट की बात की जाए तो वो होती है डाइन। यूनिट्स के बारे में मैंने आपको पहले लेक्चर में बता दिया, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। दो फॉर्मूले आपको याद करने हैं। F यानी कि बल जो होता है वो m इंटू a होता है, F इज इक्वल्स टू ma, और दूसरा होता है F इज इक्वल्स टू dp बाई dt, यानी कि यहाँ पे मोमेंटम जो है चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। साथ ही दोनों फोर्स है तो दोनों एक ही चीज़ है, तो ma और इज इक्वल्स टू dp बाई dt आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद आता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो यदि क्रिया होगी तो उसकी प्रतिक्रिया भी होती है। देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यहाँ पे क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों ही का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, और इनका जो डायरेक्शन होगा, यदि क्रिया इस डायरेक्शन में हो रही है तो प्रतिक्रिया क्या होगी, इसी के ऑपोजिट होगी। ये आपको याद रखना है। सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है एक, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है 2, यदि एक दूसरे पे फोर्स लगाता है तो F12 कहाएगा, और अगर ये क्रिया है तो इसका जो प्रतिक्रिया होगा वो होगा F21। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप F12 जो है वो उसका मैग्नीट्यूड और F21 का मैग्नीट्यूड इक्वल है, यानी कि अगर F12 है तो ये F21 के बराबर है, पर इसका जो दिशा है वो ऑपोजिट है, ये इस दिशा में है और ये इसके ऑपोजिट दिशा में है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग इसी से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसके साथ ही संवेग से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हैं, और जो भी अभी जो फॉर्मूले बचे हुए हैं इसमें वो हम लोग देखेंगे कल के लेक्चर में। ठीक है, इसके साथ ही कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछूंगी, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपकी जो प्रिपरेशन होती है वो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो कोशिश ये किया करिए जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो आप लोग आंसर ज़रूर से किया करिए कमेंट बॉक्स में। साथ ही जो समझ में ना आया करे वो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका भी आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि मैनोमीटर जो है वो किसके मेजरमेंट के लिए काम आता है। दूसरा है पायरोमीटर जो है, पायरोमीटर ये किसके मेजरमेंट के लिए काम आता है। इसके साथ ही लक्स मीटर बताना है आपको, लक्स मीटर, और लास्ट आपको बताना है दूरी और विस्थापन में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, तो आप लोग एक टाइम ले सकते हैं इसके लिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से आंसर करिएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे जो यांत्रिकी के बचे हुए फॉर्मूले हैं, टॉपिक्स हैं, वो हम लोग देखेंगे। साथ ही इस पर जो प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।